हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। कल हम लोग का एक लेक्चर कंप्लीट हुआ था, यानी कि छोटा सा एक टॉपिक किया था। शुरुआत थी ये क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से हम लोग ने किया था। तो आज उसी का सेकंड पार्ट कर रहे हैं और ये हम लोग पढ़ रहे हैं 9th के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। कंप्लीटली सिर्फ वो चैप्टर हम यहाँ पे करेंगे जो कि आपकी 8th क्लास में है और एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। तो एनसीईआरटी की फर्स्ट जो चैप्टर है आपका 8th क्लास का, वो क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट है। इसको एक छोटा सा टॉपिक कल किया था, बहुत ज़्यादा नहीं किया था। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो कल डिस्कस हुआ था कि न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है एनिमल्स के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी, है ना। हर लिविंग बीइंग को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग और डेवलपमेंट, ग्रोथ, इस सब के लिए। तो एनिमल्स में न्यूट्रिशन और प्लांट्स में न्यूट्रिशन दो तरह से हम लोग ने पढ़ा कि अगर प्लांट है तो प्लांट इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करके अपना फूड खुद सिंथेसिस करते हैं। ऐसे इन प्लांट्स को हम लोग ऑटोट्रॉफ कहते हैं, जिनमें कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं। वही हेटरोट्रॉफ होते हैं हमारे एनिमल्स, यानी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स के ऊपर। उसके बाद हम लोग ने डिस्कस किया एग्रीकल्चर क्या है, कल्टीवेशन एंड कल्चरिंग ऑफ प्लांट्स भी और डोमेस्टिक एनिमल्स की भी बात करते हैं यहाँ। फिर क्रॉप क्या होती है। क्रॉप का मतलब होता है कि जब एक ही तरह के बहुत सारे प्लांट हम एक लार्ज स्केल पे ग्रो कर रहे हैं तो वो क्रॉप कहलाई जाती है। दो तरह की पढ़ी थी, खरीफ और रबी क्रॉप। दोनों के कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखे थे। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे कि हम किस तरह से जो है अपना इसको अच्छी करने के लिए कैसे मैनेज करेंगे, कैसे अपने फील्ड को तैयार करेंगे। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो यहीं से हम लोग शुरू कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो फर्स्ट हम लोग को देखना है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो बिफोर हम लोग ये सोचें कि हमें क्रॉपिंग करनी है तो हमें सबसे पहले वहाँ की सॉइल को देखना है। सॉइल किस तरह की है, वो वाटर रिटेनिंग क्वालिटी उसमें कैसी है, वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी कैसी है, कितना वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है। ये सब चीज़ मतलब सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है कि हम वहाँ पे कौन सी फसल ग्रो कर सकते हैं। तो सॉइल क्यों प्रिपेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि सॉइल से ही हमारे प्लांट को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। मतलब बहुत सारी क्या, मैक्सिमम चीज़ें वहीं से वो एब्जॉर्ब करता है थ्रू रूट्स। जैसे सॉइल प्रोवाइड्स क्या क्या प्रोवाइड्स करती है। सॉइल प्रोवाइड्स करती है हमें जो है एक फर्स्ट हम लोग कह सकते हैं कि वाटर, क्योंकि हमारे प्लांट जो है, प्लांट जो रूट हेयर्स होते हैं उसके थ्रू वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। इसके साथ साथ मिनरल्स यानी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इनऑर्गेनिक फॉर्म में होती है। फॉर एग्जांपल हमारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब चीज़ें जो है हमें हमारे प्लांट्स को सॉइल से ही मिलती हैं। और ये सब डिसॉल्व रहती है वाटर में। जब वाटर एब्जॉर्ब करती हैं रूट्स तो साथ में ये मिनरल्स भी प्लांट के अंदर पहुंच जाते हैं। इसके अलावा यहाँ एयर के पोर्स के बीच में, मतलब एयर सॉइल्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो एरेशन होगा, एयर होगी, और यही एयर हेल्प करेंगी ब्रीथिंग में, क्योंकि हर लिविंग बीइंग को ब्रीथ तो करना ही है, सांस तो लेनी ही है। तो जो रूट्स है जो कि डीपली जो है इंसर्ट कर जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है सॉइल के अंदर, तो उनको भी ब्रीथ करना है। तो जो यहाँ पे एयर होगी उसी एयर को यूज करेंगे। और साथ ही में सॉइल हमें क्या प्रोवाइड करती है हमारे प्लांट्स को, गुड ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा बहुत ही अच्छा जो फार्मर फ्रेंड भी कहलाया जाता है, तो यहाँ पे हमारे होते हैं अर्थफॉर्म आप लोग ने देखे होंगे। ड्यूरिंग रेनी सीजन जो है, जब बारिश होती है तो ये सॉइल से बाहर आते हैं। एक्चुअल में ये जो है सॉइल ही जो है बाहर निकालते हैं, यानी कि जो है डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। और इसी के साथ साथ कुछ बेनिफिशियल गुड ऑर्गेनिज्म में हमारे और क्या आ जाएंगे, कुछ हमारे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फंजाई होते हैं। ये सब का काम होता है, इन सब का काम होता है टू डिकम्पोज का मतलब होता है उसका खाद बनाना। जो भी ऐसे डेड पार्ट्स हैं हमारे प्लांट के, मान लिया कुछ लीफ, कुछ ब्रांचेस जो है वो प्लांट की टूट के नीचे गिर गई है, या एनिमल्स के कोई पंख है या कोई और पार्ट है वो जमीन में है, सॉइल पे है, तो उनके ऊपर अर्थफॉर्म, बैक्टीरिया, फंजाई
उनके ऊपर काम करेंगे और उसको तोड़ के मतलब उसको डिकम्पोज उसका खाद बना देंगे और ह्यूमस फॉर्म में वो सॉइल की ऊपर की जो सरफेस होगा उसमें मिक्स हो जाएगा। उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमस। ब्लैक कलर का एमोर्फस सब्सटेंस होता है। तो अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया और फंजाई टू डिकम्पोज द डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये सारी चीजें प्लांट को कौन प्रोवाइड कर रहा है? सॉइल प्रोवाइड कर रही है। वाटर, उसमें कुछ मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, फिर एयर है, फिर गुड ऑर्गेनिज्म है। अभी सॉइल को प्रिपेयर करना जरूरी हो जाता है बिफोर क्रॉपिंग। तो ऐसा हो सकता है कि पानी की कमी की वजह से पूरा जो सॉइल है, जो लैंड है, वो एकदम जो है बहुत ही हार्ड सा बना हुआ हो, तो थोड़ा वाटरिंग करने की जरूरत है। फिर उसको करेंगे, क्या करेंगे हम लोग? इसको सही करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए हमें यहाँ पे जरूरत है कि हम क्या करें? हम करें यहाँ पे लूजनिंग द सॉइल, यानी सॉइल को हमें खुरखुरा बनाना है, बिल्कुल जो है महीन कर देना है। जो क्रम्स होते हैं, बड़े बड़े ढेले होते हैं, उनको तोड़ के बराबर कर देना है। प्लस फील्ड को एकदम एक लेवल पे कर देना है। ऐसा ना हो कि कहीं लैंड जो है ऊंचाई पे है, कहीं नीचाई पे है, तो उससे जब हम पानी करेंगे, इरिगेशन देंगे बाद में या हार्वेस्टिंग करेंगे, उस सब में दिक्कत आने वाली है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है? हमें टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल करनी है। अब ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि कहीं थोड़ा सा ज्यादा पानी हो या मिनरल ज्यादा हो किसी क्रम में, कहीं थोड़ा कम हो, या इनके जो नंबर है वो कहीं एक जगह उस फील्ड में ज्यादा हो, कहीं कम हो। तो हम पूरे को क्या करेंगे? टर्निंग करेंगे। और ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग the soil is called tilling or plowing. Tilling and plowing. तो ये दो जो वर्ड्स लिखे, टिलिंग और प्लोइंग, ये इम्पोर्टेंट है। और ये हम किससे करेंगे? टर्निंग कर रहे हैं और लूजनिंग कर रहे हैं, यानी उलट पुलट कर देना पूरी मिट्टी को। ऊपर की जो सॉइल है, टॉप सॉइल जो होती है, उसी में सारे मिनरल्स हैं, तो उसको पूरा मिक्स कर देना है अच्छे से, सबको एक जैसा करके। तो ये सब कैसे करेंगे? ये होगा हमारा प्लोइंग से। प्लो जो मेथड है वो पुराना मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, जहाँ जिसको हम हल कहते हैं। हल चलाना कैसे होते थे? एक हल, एक जो है वुडन जो है रोड होती है, और उस पे नीचे जो है एक ट्रायंगुलर फॉर्म में एक आयरन का जो मतलब आयरन का एक ब्लेड लगा होता है, और उसको वन पेयर ऑफ बुल, यानी कि एक जोड़ा जो उसका होता है, बुल का होता है, वो उसको खींचता है। तो पूरी मिट्टी जो है उससे क्या होगी? जो टॉप सॉइल्स होगी उसके में क्रम्स टूट जाएंगे और मिक्स हो जाएगी, टर्निंग हो जाएगी, एरेशन अच्छे से जाएगा, पानी पूरे मिक्स हो जाएगा, मिनरल्स अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो यही सब हमारा क्या कहलाया जाता है? टिलिंग एंड प्लॉइंग कहलाया जाता है। अब ये किसके थ्रू किया जाता है? ये टिलिंग एंड प्लॉइंग जो है वो किससे करते हैं? ये किया जाता है बाई यूजिंग, क्या क्या चीजें यूज करते हैं? एक प्लो, जिसको क्या कहते हैं हम, अगर हिंदी में लिखें तो हल कहा जाता है इसको, और दूसरा है एक हमारा हो, है ना। दोनों आपकी बुक में मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह का होता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जो प्लो है वो देखे यहाँ पे, ये यहाँ पे दिखाया गया है, ये यहाँ पे है, ये आयरन का बना है और ये वुडन की रोड है। ये हैंडल होता है, इसको फार्मर जो है यहाँ से पकड़ता है, और ये वाला जो पार्ट है, ये एक जोड़े जो बुल है उसके यहाँ पे रखा जाता है। ये चलेगा तो ये मिट्टी के अंदर ऐसे एंट्री करके पूरी जो सॉइल है उसको मिक्सिंग करना, उसको टर्निंग, उसको लूजनिंग, ये सब काम करेगा। तो इसको कहते हैं प्लो। किससे बना है? ये वुडन यानी कि लकड़ी से बना है, और ये वाला पार्ट जो है वो आयरन का बना है। ये जो है लकड़ी से बना हुआ हैंडल है जिसको फार्मर पकड़ता है। जो आयरन वाला पार्ट है इसको प्लोशेयर्स कहते हैं, और जो ये वाला जो रोड है
ये वाला जो डंडा है स्ट्रॉन्ग होता है, इसको प्लो शाफ्ट कहते हैं। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है, इसको यूज करते हैं टर्निंग और लूजनिंग में। एक दूसरा है हमारे पास हो, ये भी ट्रेडिशनल ही है। तो हो भी कुछ इसी तरीके से है जिस तरह से हल की बात करते हैं। यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग सा वुड का एक ये रोड है और फिर इसके नीचे इस तरह से एक ब्रॉड बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा, ये देखो कितना नुकीला सा है, ट्रायंगुलर तो हम इसको नहीं कह सकते, ये ब्लेड है, इसको यूज करेंगे तो इससे भी टर्निंग और लूजनिंग ऑफ द सॉइल हो जाएगी। तो हो यूज किया जाता था ट्रेडिशनल में और प्लो यूज किया जाता था। बट आज के टाइम में ये सब करने के लिए क्या यूज करते हैं, ट्रैक्टर यूज करते हैं। और इसके पीछे क्या होता है, कल्टीवेटर। तो जैसे जैसे ट्रैक्टर चल रहा है, कल्टीवेटर में बहुत सारे इसी तरह से ये यहाँ पे इसी तरह से हुक शेप लगे हुए होते हैं, एक साथ 5-6 होते हैं। तो पूरी सॉइल को जो है टर्न करना शुरू कर देता है और फास्ट हो जाता है, टाइम की बचत होती है। तो ट्रेडिशनल मेथड में हमारा आ जाएगा प्लो एंड हो। और जो अभी मॉडर्न टेक्निक है वो क्या है, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर को कैसे यूज करते हैं, ट्रैक्टर से इसको चलाया जाएगा। जबकि हल जो है वो किससे यूज करेंगे, प्लो को कैसे यूज करेंगे, एक पेयर बुल को यूज करके। तो इस तरह से प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो जाएगी। तो सॉइल इसलिए जरूरी है कि ये सब चीजें करते हैं और इस सब को अच्छे से यूज करने के लिए कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अच्छे से उसमें फले फूले, उसके लिए जरूरी है कि हम जो क्रम से सॉइल को उसको तोड़ के उसको जो है मिक्स कर दें। तो मिक्स करना है हम लोग को किससे कर देंगे, होव और प्लो से। और जो मॉडर्न होगा, मॉडर्न टेक्निक में मॉडर्न मेथड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यूजिंग कल्टीवेटर। और इसको ड्राइव कैसे होंगे, ड्राइव्ड बाय ट्रैक्टर। तो इस तरह से टर्निंग और लूजनिंग ऑफ सॉइल हो गई। दूसरा इसमें हमें क्या करना होगा, सेकंड हमें इसको करना है लेवलिंग, लेवलिंग द लैंड। तो लेवलिंग का मतलब होता है कि एक फील्ड कहीं से ऊंचा नीचा ऐसे ना हो, उसको हम एक बराबर लेवलिंग करने की कोशिश करेंगे। कुछ जगहों पे प्लेन एरियाज में ये पॉसिबल होता है, जहाँ प्लेन नहीं होते हैं तो वहां भी कोशिश करते हैं अलग अलग पार्ट को लेवल करने की। जैसे टी आसाम में और जो है कॉफी के जो होते हैं वहां पे स्टेप्स होते हैं। तो इस तरह से प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर लिया जाएगा। उसके बाद दूसरा जो मेथड आता है वो आता है हमारा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट से हो गए हैं। अब सेकंड है हम लोग ने ये कर दिया है, सॉइल को तैयार कर लिया है, फील्ड को तैयार कर लिया है। तो सेकंड हम क्या करेंगे, सोइंग करेंगे। तो सेकंड मेथड हमारा जो सेकंड स्टेप्स है वो हो जाएगी हमारी सोइंग। सोइंग का मतलब होता है सीड को सॉइल में डालना, यानी प्लेसिंग द सीड्स, प्लेसिंग द सीड इन सॉइल। तो सीड को हमें सॉइल में डालना है, इसी को सोइंग कहा जाता है। लेकिन बिफोर दिस हमें क्या करना है, हमें सिलेक्शन ऑफ सीड करना है, सिलेक्शन ऑफ सीड, यानी हम कौन सा सीड यूज करें वो भी एक बड़ी बात है। तो फार्मर्स देखते हैं कि ऐसे सीड को वो अपने फील्ड में डालने के लिए ढूंढते हैं, सर्च करते हैं जो अच्छी पैदावार दे, यानी कि कम जगह में अच्छा प्रोडक्शन प्रोवाइड करें, प्लस साथ में वो हेल्दी हो, क्लीन हो। तो हम कैसे सीड करेंगे, यूज गुड क्वालिटी सीड, जो कैसे होने चाहिए, शुड बी क्लीन and clean, healthy and good yield that provide more yield। तो इस तरह से सोइंग करने से पहले हमें उसको प्रॉपर सॉइल में डालना है, उससे पहले हम सिलेक्शन ऑफ सीड करेंगे। ये सर्टिफाइड सीड आते हैं, पहले जो ट्रेडिशनल मेथड है पुराना है वहाँ तो ऐसा नहीं था, बट आज के टाइम में तो हम लोग जब शॉप से जाएंगे खरीदने के लिए तो सर्टिफाइड सीड होता है कि ये बिल्कुल डिसीज फ्री है, हेल्दी है, क्लीन है, ये सब। फिर भी अगर हमें इसमें देखना है तो हम लोग एक वाटर कंटेनर ले लें, ये वाटर कंटेनर है, और इसमें सीड को सोक कर दें, सोक
ऑफ सीड। तो जब हम इसमें पानी में डालेंगे तो जो सीड हेल्दी होंगे वो भारी होने की वजह से नीचे बैठ जाएंगे, और जो डिसीज होंगे उसके अंदर जैसे कोई इंसेक्ट या कोई पेस्ट लग गया है तो पूरे सीड को अंदर से खा जाएगा, और खाएगा तो वो लाइट वेट हो जाएगा यानी हल्का हो जाएगा, तो वो क्या होगा, फ्लोट करेगा यहाँ पे। तो इनको हम रिमूव कर देंगे और ये जो नीचे सिंक किए हैं इनको सोइंग कर देंगे। अब सोइंग करेंगे कैसे, सोइंग करने का क्या तरीका है, तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग दो चीज है, एक ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड, है ना। मतलब ट्रेडिशनली कैसे करते हैं और अभी कैसे किया जाता है। जो ट्रेडिशनल मेथड है वही जो प्लोइंग कर रहे थे, दो बुल के पीछे एक फार्मर लेके चल रहा है, वहीं पे एक फनल शेप ऐसे चीज लगा देते हैं, एक ऐसा फनल शेप्ड यूज करते हैं, इसमें सीड को भर देंगे और ये फिर नीचे 3 इस तरह से पाइप के थ्रू सॉइल में एंट्री करता है। तो सीड यहाँ से ऐसे ऐसे होते हुए सॉइल में एंट्री ले लेते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि फनिल टाइप ये कुछ इस तरह का कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे प्लो के साथ साथ। दूसरा तरीका है कि हम हाथ से ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, जैसे बाजरा और जो ज्वार होता है उसको बस स्प्रेड करना होता है, इसको कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड। तो ब्रॉडकास्टिंग में क्या है, ये तो फनल्स मेथड हो गया, फनल मेथड हो गया यूज्ड विद प्लोइंग, जब प्लोइंग कर रहे हैं तभी कर रहे हैं। दूसरा क्या हो गया है, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग में क्या कर रहे हैं, ज्वार और बाजरा जो होती है, ज्वार एंड बाजरा को स्प्रेड करते हैं, ऐसे मुट्ठी से ऐसे फेंकते चले जाते हैं तो पूरा स्प्रेड हो जाता है। बाजरा एंड ज्वार सीड्स स्प्रेड, स्प्रेड मतलब फैलाते हैं, स्प्रेड्स ऑन द सॉइल। तो इस तरह से कर लेंगे। बट अभी के टाइम में जो मॉडर्न है उसमें हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से यूज कर लेते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम लोग जो है ट्रैक्टर के थ्रू एकदम बराबर प्लेसिंग पे इसको यूज करेंगे, यानी कि बिल्कुल जो है इक्वली डिस्टेंस पे सीड को डालते चले जाएंगे ट्रैक्टर के साथ में। तो मॉडर्न टेक्निक, क्योंकि अभी जो है अगर हम छोटे फील्ड में कर रहे हैं तो हम मैनुअली भी कर सकते हैं, यानी कि एक एक सीड को डालते चले जाएं। जैसे शुगर केन आपने देखा होगा तो एक एक इतना हिस्सा उसका डालते चले जाते हैं। लेकिन मॉडर्न अगर हमारे पास बहुत बड़ा एरिया है तो मैनुअली करना मुश्किल हो जाता है, तो फिर हम प्रॉपरली मॉडर्न तरीके से जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं ट्रैक्टर के साथ चलते हैं उससे हम यूज करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से सोइंग हो जाएगी। और सोइंग के बाद जो है हमारा नेक्स्ट आएगा यानी कि चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है हम लोग का यहाँ पे, यानी अब हम लोग ने ये भी डाल दिया है, सीड डाल दिया है, अब हम इसको क्या देंगे, न्यूट्रिशन देंगे। तो ट्रेडिशनल मेथड फनल और ब्रॉडकास्ट हो गया, मॉडर्न मेथड अच्छा ट्रैक्टर से यूज कर लेंगे और इसको सीड ड्रिल कहते हैं। ड्रिल करना होता है, अंदर खोदना एक तरीके से। तो ट्रैक्टर के पीछे लगा होगा कुछ फनिल शेप टाइप की स्ट्रक्चर, और वो इक्वली डिस्टेंस पे जो है एक बराबर डिस्टेंस पे सीड को डालते चले जाएंगे और ऊपर से सॉइल को अच्छे से कवर भी कर देंगे। ये जरूरी भी है, सॉइल अगर ऊपर से कवर हो जाएगी सीड के ऊपर तो बर्ड्स वगैरह उसको खाएगी नहीं, तो वैसे भी प्रोटेक्शन डायरेक्ट सनलाइट से बच जाएगा। तो ये मॉडर्न मेथड हो जाता है। अब हमने दो चीजें कर ली, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर ली है, सोइंग कर ली है। तो थर्ड हमारा चीज क्या आ जाएगी, थर्ड होगा कि अब हम इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है। तो यानी क्योंकि हम एक ही फील्ड में बार बार क्रॉप लेते रहेंगे तो वहाँ न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा वहाँ पे ऐड करना है। तो नेक्स्ट आ जाएगा हम लोग का एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, है ना। ये हमारा थर्ड हो जाएगा कि अब हम उस जगह पे उस सॉइल में, क्योंकि हमारा सीड चला गया है तो अब उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए होगा, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए वहां हम मैन्योर को ऐड करेंगे या फिर फर्टिलाइजर को यूज करेंगे या दोनों यूज करेंगे। कैसे करना है, मैन्योर क्या होता है, मैन्योर होता है कि जो भी हमारे, जैसे हमने फसल काट लिया, जो हिस्सा नीचे का बचा हुआ है तो उसको हम कहीं डंप कर रहे हैं एक किसी गड्ढे में और कहीं पे ऐसे, और उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया, तो वहां पे वही जो सॉइल के
अच्छे गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो उसको धीरे 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 जो है डिकम्पोज कर देंगे। डिकम्पोज कर देंगे मतलब उसको तोड़ के उसके मिनरल्स को मिनरलाइजेशन कर देंगे, बिल्कुल मिनरल्स में तोड़ देंगे। यानी जो अगर कुछ लीफ हैं, कुछ नीचे का जो रूट्स वाला पार्ट है वो है, तो उसमें भी तो प्रोटीन होंगे, उसमें भी तो कार्बोहाइड्रेट्स होगा, लिपिड्स होंगे, दूसरे बायोमोल नाइट्रोजन होगा, फॉस्फोरस होगा, तो उन सबको मिनरलाइजेशन करना कहते हैं। ये किसकी हेल्प से होगा? कुछ अच्छे बैक्टीरिया और कुछ फंजाई प्लस हमारे अर्थ फॉर्म है, तो वो जो खाद बनती है उसको कहते हैं मैन्योर। जबकि जो फर्टिलाइजर होता है, फर्टिलाइजर को फैक्ट्री में बनाते हैं। तो मैन्योर तो हमारा नेचुरली बन गया, यानी हमने जो भी हमारे पास वेस्ट चीजें थी उसको एक गड्ढे में डाल दिया, कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया, वो खाद बन गई, दैट मीन्स मैन्योर बन गया। किसने बनाया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उसके ऊपर एक्ट किया, तो उसको ऐड कर रहे हैं तो मैन्योर। और फर्टिलाइजर का मतलब है कि हम बाकायदा उसको फैक्ट्रीज में बना रहे हैं, तो हम कुछ चीजों को डाल के फैक्ट्री में, और उससे जैसे, लेकिन उसमें पर्टिकुलर होता है कि हमारे फील्ड में नाइट्रोजन की कमी या फॉस्फोरस एनपीके करके आता है, तो हम पर्टिकुलर वो ही कंपोजिशन के साथ एक फर्टिलाइजर बना लें और उन केमिकल्स को हम डाल दें। तो एक तरीके से जो फर्टिलाइजर हैं वो आर्टिफिशियली सिंथेसिस है फैक्ट्रीज में, और वो कहीं ना कहीं परसिस्ट करते हैं और हम लोग के लिए प्रॉब्लमेटिक भी होते हैं, यानी इंसान के लिए और दूसरे जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं लाइक काऊ वगैरह, तो उनमें डिसीज भी कॉज करते हैं। इसलिए आज के टाइम में अवॉइड करते हैं कि फर्टिलाइजर, क्योंकि केमिकल्स हैं, इनको ना यूज करके बल्कि जो नेचुरली मैन्योर है उसको यूज करना है। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर दो, बोथ मैन्योर एंड, अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, दोनों में डिफरेंस बताती हूँ। मैन्योर और इधर लिखे हम लोग फर्टिलाइजर, है ना। तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा? मैन्योर जो है ये नेचुरली प्रिपेयर्ड होता है, नेचुरली प्रिपेयर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? बहुत छोटे माइक्रोब्स जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। और फर्टिलाइजर प्रिपेयर्ड बाय फैक्ट्रीज, है ना। ये जो है एक तरीके से ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब होता है जिसमें कार्बन हो, है ना। और ये वाले जो होते हैं ये होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल हमारा NPK यानी नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, या फिर सुपर फॉस्फेट है, सुपर फॉस्फेट, या फिर अमोनियम सल्फेट है, पोटाश आपने सुना होगा, पोटास, अमोनियम सल्फेट। तो मैन्योर जो है वो अच्छा होता है क्योंकि हम लोग के लिए सही है। प्लांट को जब हम कभी ऐसी सब्जी या जो भी हम कुछ उसको खा रहे हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। बट फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो मेनली क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये तो केमिकल्स हैं जिनको हमने बनाया है फैक्ट्रीज में। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें नेचुरल नहीं होती है वो प्रॉब्लमेटिक होती है, तो ये हम लोग में भी डिसीज कॉज करता है और हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, यानी जो एनिमल्स होते हैं जो इन प्लांट्स को खाएंगे उनको भी प्रॉब्लमेटिक होगा। तो आज के टाइम में हम इसको अवॉइड करके और हम यूज करना चाहते हैं मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर। आप लोगों ने नाम सुना होगा वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट मतलब उनको जो है हम वेस्ट मटेरियल एक जगह डंप करते हैं और वहां पे हम अर्थ वॉर्म को छोड़ देंगे, तो अर्थ वॉर्म उसको कन्वर्ट कर देता है नेचुरल मैन्योर में। ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है जिसको ह्यूमस कहते हैं। तो एक तरीके से मैन्योर, और हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि मैन्योर मैन्योर जो है प्रोवाइड ह्यूमस टू सॉइल, लेकिन ये डू नॉट प्रोवाइड क्या था ह्यूमस। तो इस तरह से हमारा
मैन्योर अच्छा है, फर्टिलाइजर्स। अब हम लोग ने ये कर लिया है, फर्स्ट हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर ली, फिर हमने उसमें सीड डाल दिया, सोइंग कर दिए। तीसरा हमने ये चीजें उनको प्लांट के लिए फील्ड में डाल दी है, यानी कि मैन्योर या फर्टिलाइजर जो भी डाला। नेक्स्ट हम लोग का आता है कि अब हमें उसको टाइम टू टाइम ध्यान रखना है कि कब कब उसको पानी की जरूरत है। यानी अलग अलग क्रॉप में हमें कुछ क्रॉप्स को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, जैसे जो रेनी सीजन में आपकी आती है, जिसको हम खरीफ फसल कहते हैं। आपने पैडी का देखा होगा कल्टीवेशन, तो पैडी के लिए हमें बहुत ज्यादा वाटरिंग की जरूरत है। तो अगर रेन हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं हो रही है तो हमें उसको पानी देना पड़ेगा, और जो है ज्यादा बना के रखना है। कुछ ऐसे भी क्रॉप्स होते हैं जहां पानी की इतनी जरूरत नहीं होती है, तो उसमें टाइम जो ड्यूरेशन है एक बार पानी देने के बाद दूसरी बार, वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। तो जो फोर्थ स्टेप आ जाएगी वो हो जाएगा हमारा इरिगेशन। इरिगेशन, इरिगेशन क्या है? सप्लाई ऑफ वाटर टू प्लांट। यानी सॉइल में हमें वाटरिंग करनी है ताकि प्लांट्स को टाइम टू टाइम जो है वाटर मिलता रहे। अब वो डिपेंड करता है हमें किस इंटरवल पे और कितनी अमाउंट देनी है, वो डिपेंड करेगा हम कौन सी क्रॉप को यूज कर रहे हैं, प्लस हमारे पास सॉइल की टाइप कैसी है, उसके अंदर ज्यादा अच्छी क्वालिटी है वाटर होल्डिंग की, या फिर वो ज्यादा देर तक वाटर को होल्ड नहीं कर सकता। तो इसके भी दो मेथड है। ओके, यहाँ लिख देती हूँ, मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो इसके भी दो मेथड्स होंगे, एक होगा ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मतलब जो पुराने टाइम से यूज कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स। और दूसरा हमारा होगा मॉडर्न मेथड्स, आज के जमाने में जो यूज कर रहे हैं, मॉडर्न मेथड्स। तो पुराने टाइम में किससे इरिगेशन होता था? जैसे लेक्स होती हैं या पॉन्ड्स जिसको जोहड़ कहते हैं गांव में, तो पॉन्ड्स है, वाटर बॉडीज है, लेक्स है, या बांध जिसको कहते हैं, डैम्स जो होते हैं, वहां से पानी देना, रिवर से, कैनाल से, इन सब से पानी दे सकते थे, या फिर वेल से दे सकते थे। तो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल मेथड है उसको हम कहेंगे कि यहाँ पे यूज होता था मोट ढेकली, है ना, कोई वर्ड होगा, ढेकली है, और चेन पंप है। ये सब जो है ट्रेडिशनल है, आज के टाइम में ये नहीं यूज होते हैं। और एक होता था राहत, ये ट्रेडिशनल थे। जो मॉडर्न मेथड है, क्योंकि अब पानी इतना ज्यादा नहीं है तो पानी की को कंजर्व करने की बात की जाती है हर वक्त, तो अभी कुछ मॉडर्न तरीके से आए हैं, जैसे टू यूज स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर मतलब पानी का छिड़काव करना। तो स्प्रिंकलर को यूज किया जाते हैं, या फिर ड्रिप इरिगेशन किया जाता है, ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकलर में क्या है, जो मेन पाइप है, जैसे ये पाइप है, इसके परपेंडिकुलर फिर छोटे छोटे पाइप होंगे, यहाँ पे ऐसे कुछ कुछ दूरी पे होंगे, यानी कि जो एक ये पाइप जा रहा है, इस पाइप से ऐसे परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री पे, और यहाँ टॉप बेस पे एक रोटेटिंग नोजल लगा हुआ होगा, और उसके ऊपर एक छोटा सा ऊपर वो। तो जैसे पानी यहाँ से प्रेशर से छोड़ा जाएगा और ये पानी ऊपर जाएगा, तो जो नोजल लगा हुआ है वो प्रेशर की वजह से घूमने लगेगा, तो हमारा पानी यहाँ से निकल के ऐसे स्प्रिंकलर की तरह से पूरे में स्प्रिंग कर देगा, यानी कि फैला देगा पूरे उसमें। तो अदरवाइज बहुत सारा पानी हमें देना है, सोइल उसको सोखेगी, एब्सॉर्ब करके नीचे भी चला जाएगा, प्लांट के लिए कितना बचेगा। तो इसलिए इतना ज्यादा वाटरिंग करने से, मतलब बहुत ही ज्यादा पानी की कम यूज करना पड़ेगा अगर हम स्प्रिंकलर यूज करेंगे। कहाँ स्प्रिंकलर यूज करते हैं, यानी कि ये हमारा ये एक मेन पाइप है, मेन पाइप हो गया, है ना। इस मेन पाइप के ऊपर अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे परपेंडिकुलर पाइप यहाँ लगाएंगे, है ना, इस तरह से। और यहाँ पे ऐसे एक क्या यूज करेंगे, रोटेटिंग नोजल।
और ये हमारा जब यहाँ से पानी प्रेशर के साथ आएगा तो ये नोजल जो है रोटेट करेंगे तो पानी स्प्रिंकलर हो जाएगा। तो जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे हम, या लॉन वगैरह है, दूर तक जो है ये पानी स्प्रेड हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में बिल्कुल भी नो वेस्ट ऑफ वाटर होता है, नो वेस्टिंग ऑफ वाटर, मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी पानी वेस्ट नहीं होता। यहाँ क्या करते हैं कि हमारे जैसे ये पौधे हैं, है ना, तो हम लोग यहाँ से कैसे करेंगे, ये एक पाइप हुआ और इस पाइप से बिल्कुल यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे पाइप से बिल्कुल ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर जो है इनको सीधे दिया जाएगा जहाँ पे ये लगे होंगे, यानी सिर्फ रूट को सीधे पानी मिलेगा, मतलब बिल्कुल ठीक उसके जड़ में हम पानी डाल रहे हैं। तो यहाँ पे भी, यहाँ तो हम स्प्रिंकलर कर रहे हैं, जहाँ प्लांट नहीं है वहां भी पानी गिर जाएगा, यानी एक प्लांट यहाँ है तो कुछ तो डिस्टेंस पे दूसरा प्लांट होगा। तो इससे भी ज्यादा सेव हम वाटर का किस में कर सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन में। ये कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे हमारी अच्छे से लेवलिंग ना हो सॉइल, ऐसी जगह पे यूज कर सकते हैं, या जहाँ पानी की बहुत ज्यादा कमी है तो ये एक तरीके से ड्रिप इरिगेशन कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा इरिगेशन भी हो गया है। अब आएगा हमारा नेक्स्ट, हम लोग का टॉपिक 4 हो गए हैं, तो हमने पानी भी दे दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारी फसल जो है उगनी शुरू होगी, लेकिन उसमें क्या होगा, साथ में उसमें कुछ जो डिजायर प्लांट नहीं है, यानी एक तो हमारे डिजायर प्लांट है, हम जोन सा काइंड का जो प्लांट है वो कर रहे हैं वो तो है ही है, साथ में अनडिजायर, जो अनडिजायर वाले प्लांट होते हैं जो ग्रो कर जाते हैं, साथ में वो क्या होते हैं, उनको कहते हैं वीड्स। तो हमें उन वीड्स से अब कंपटीशन है हमारा, यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। एक तरीके से वीड्स क्या है, तो हम कहेंगे कि अनडिजायर्ड प्लांट, ये क्या है, अनडिजायर्ड प्लांट ग्रो along with desire one या desire प्लांट्स के साथ जो अनडिजायर प्लांट ग्रो कर जाते हैं वो है। तो हमें क्या करना है, हमें करना है रिमूविंग ऑफ वीड्स। कैसे कर सकते हैं हम लोग वीड्स को, या तो हम मैनुअली एक एक प्लांट को जो हमें नहीं चाहिए उसको उखाड़ उखाड़ के फेंके, या तो एक तरीका ये है, या फिर जब हम लोग शुरू में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर रहे हैं उसी वक्त देख लें कि वहां पे कोई ऐसा कुछ पहले से ऐसा उग तो नहीं रहा जो हमें नहीं जरूरत है। अगर हम उसको ऐसे ही प्लोइंग कर देंगे तो वो तो उसका सीड तो वहां रहेगा, वो फिर से ग्रो कर जाएगा। तो हम लोग को वहां पे जो है ध्यान रखना है उसके कोई सीड्स वगैरह तो नहीं है। तो इस तरह से हम इसके वीड को यहाँ से हटा देंगे। और मॉडर्न मेथड क्या हो जाएगा, मॉडर्न मेथड हो जाएगा कि हम लोग वहां पे 2,4-D का 2,4-D क्या है, एक जो है ऑक्सिन है, वैसे एक हार्मोन है, लेकिन हम कहेंगे 2,4-D एक केमिकल है जो कि फैक्ट्रीज में बन के आ रहा है ना। तो 2,4-D बस इतना ही करते हैं। तो ये कहेंगे स्प्रेइंग मतलब छिड़काव, स्प्रेइंग ऑफ 2,4-D टू रिमूव वीड्स। और जो 2,4-D है उसको पता होता है कि उसको कौन से प्लांट को किल करना है और कौन से प्लांट को नहीं करना है, मतलब वो सिर्फ वीड्स को ही रिमूव करेगा, जो हमारी डिजायर क्रॉप है उसको हार्म नहीं करेगा। तो इस तरह से या तो हम मैनुअली कर लें, एक एक प्लांट को उखाड़ दें, या दूसरा तरीका है कि हम वहाँ 2,4-D का स्प्रेड कर दें और वो उससे वीड्स जो है वहां से रिमूव हो जाएगी। अब हमारी क्रॉप जो है तैयार हो जाएगी। तो हम नेक्स्ट उसमें क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब होता है यानी कि कटिंग ऑफ राइपनिंग क्रॉप्स। तो जब हमारी फसल जो है मैच्योर हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, राइप्ड हो जाती है, अब हमें उसको कट करके लेके आना है घर पे। तो यानी राइपनिंग करने हो गया एक बार, तो हम उसको या तो मैनुअली, फिर अगेन जो दांती होती है सिकल सेल, उसको बिल्कुल सॉइल से मिला के या थोड़ा ऊपर से हम प्लांट को ऐसे कट कर सकते हैं।
है ना, या तो ऐसे कर लें, या फिर मशीनें आती हैं जिसको कहा जाएगा मतलब हार्वेस्टर कह देंगे, हार्वेस्टर। तो कटिंग ऑफ राइपनिंग क्रॉप, हार्वेस्टिंग, दो मेथड हो जाएंगे इसके भी। ट्रेडिशनल क्या कर लेंगे, एक ट्रेडिशनल मेथड बाय यूजिंग सिकल। सिकल मतलब ऐसे कट करने का जो दांती टाइप की होती है। और दूसरा हमारा होता है कि हम लोग यूज करें, यूज ऑफ हार्वेस्टिंग है तो हार्वेस्टर कह लीजिए, हार्वेस्टर, है ना। तो हार्वेस्टर मशीनें हैं ट्रैक्टर के साथ या बिना ट्रैक्टर के भी यूज होती है, उससे हम काटते चले जाएंगे और हमारी ये हार्वेस्टिंग हो जाएगी। अब हार्वेस्टिंग हो गई है तो हमें तो पूरा प्लांट हमने हार्वेस्ट किया, जैसे पैडी क्रॉप है तो हमने नीचे से कट किया तो उसके साथ बाकी का प्लांट भी तो आया और ग्रेन्स भी आए। तो जो हमारा पूरा जो कट करके आया है उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहते हैं चाफ। अब इस चाफ में से हमें क्या रिमूव करना है, हमें रिमूव करना है ग्रेन्स। ग्रेन्स को उसमें से बाहर निकालना है, यानी पूरा प्लांट जो है वो जो पूरा एक आया है उसको चाफ कहेंगे, उसमें से हमें दाने, सीड्स, जो ग्रेन्स है हमारे, उनको हमें निकालना है। तो इस प्रोसेस को कहेंगे थ्रेसिंग। ठीक है, तो या तो थ्रेसिंग से कर लो, यानी हमने हार्वेस्ट कर लिया है, अब हमें जो भी पूरा हमारा प्लांट है उसमें से सिर्फ सीड को हटाना है, ग्रेन्स को हटाना है, तो या तो थ्रेसिंग कर लिया जाए, या पुराने जो जमाने में था वो क्या करते थे, विनोइंग करते थे। विनोइंग, विनोइंग करना होता है टू ब्लो आउट, टू ब्लो, ब्लो मतलब ऐसे पछाड़ना कहते हैं ना, गेहूं को देखा होगा घर में साफ करती हैं मदर्स लोग जो हैं, तो एक किसी बर्तन में लेके ऐसे उछालते हैं, तो वो जो एयर का बहाव होता है उससे जो उसमें भूसा जो भी होगा वो उड़ जाएगा, खाली ग्रेन्स बच जाएगा। देखिए आपको बुक में दिखा देती हूँ, ये देख रहे हैं, ये फनल मेथड है, बुल इसको लेके जा रहा है और यहाँ से सीड डाल रहे हैं, 3 पाइप से नीचे जा रहा है। इसके अलावा ये इरिगेशन का टाइप बताया है, मोड बताया है, वेल से कर रहे हैं, चेन पंप से कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, ये चेन पंप राहत है। ये करके ड्रिप सिस्टम में हम लोग पर्टिकुलर प्लांट को पानी दे रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये पाइप है हमारा और सिर्फ सीधे यहाँ जहाँ जहाँ प्लांट है वहाँ छोटा सा कट लग के सिर्फ रूट्स को जा रहा है, ये कहलाया जाता है ड्रिप इरिगेशन। फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम सीड्स कर दिया। हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के लिए ये आप लोगों ने देखी होगी, जो लोग बच्चे गांव के रहने वाले हैं, तो सिकिल है यानी दांती, जिससे हम ट्रेडिशनली कट कर सकते हैं। या दूसरा तरीका कैसे है कि हम हार्वेस्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग थ्रेशर्स, ये हम यूज कर लेंगे। इसके अलावा ब्लोइंग यहाँ कहीं दिखाया था शायद, अच्छा ब्लोइंग नहीं, विनोइंग नहीं दिखाया है। थ्रेसिंग चाफ से अलग करने को, यानी जो थ्रेसिंग है वो एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पूरे प्लांट से हम लोग को सिर्फ ग्रेन को अलग करना है, उसको थ्रेसिंग कहते हैं। और दूसरा जो वर्ड यूज है उसको कहेंगे विनोइंग। विनोइंग क्या हो गया, सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाय विनोइंग। विनोइंग मतलब हम उसको अच्छा नहीं दिखाया है, मुझे लगा था कहीं, ओके विनोइंग नहीं दिखाया है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। तो विनोइंग होता है ऐसे उछालना, उछालने से जो भी उसमें धूल मिट्टी होगी या जो लाइट कलर के जो उसका भूसा होगा ऊपर से वो हट जाएगा, सिर्फ ग्रेन जो है बच जाएगा। तो इस तरह से हम चाव से या तो थ्रेसिंग या फिर विनोइंग के थ्रू सीड को अपने अलग कर लेंगे। अब जो लास्ट स्टेप है वो बचा, उसको स्टोर करना। जो सीड हमारे पास आ गया है उसको अब क्या करना है, स्टोर करना है। तो नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ सीड। तो सीड को स्टोर करना, क्योंकि सीड में भी लाइफ है, जब हम कभी उसको सॉइल में डालेंगे तो फिर से एक नन्हा पौधा उसमें से बाहर आएगा, तो लाइफ है उसमें। बट अगर उसको स्टोर करना है तो बहुत ज़रूरी है कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देना है। अगर जिस तरह से हम लोग
फील्ड से लेके आए हैं उसको हम सीधे स्टोर कर लेंगे तो वहाँ मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा और बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर फंगस ग्रो कर जाएगा, क्योंकि फंगस यानी फंजाई जो है सिर्फ वहाँ ग्रो करता है जहाँ ज़्यादा हीट हो और मॉइस्चर हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो सीड को हम स्टोर करना चाह रहे हैं उसको ड्राई करना है, सनलाइट में थोड़ा उसको ड्राई कर देंगे। जब वो ड्राई हो जाएगा तो उसको स्टोर करना है, स्टोर इन जूट बैग, या तो जूट बैग में स्टोर कर लें या फिर इसको किस में करना है, आयरन कंटेनर में। आयरन से बने कंटेनर होते हैं, उन कंटेनर में हम उसको स्टोर कर सकते हैं। और बहुत बड़े अगर जो है लेवल पे करना है, स्टोर करना है, जो स्टोरेज होते हैं वहाँ पे करना है तो उसको जो है ग्रेनर्स बोल देते हैं। ग्रेन है तो ग्रेनर्स में यूज़ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमें उसको पूरी तरीके से ध्यान रखना है कि उस पे कोई रेट, कोई पेस्ट, कोई किसी तरह का इंसेक्ट, यानी उसको पूरा क्लीन करना है, ड्राई करना है। और ड्राई करने के बाद जो कंटेनर है वो साफ रखना है। और अगर बहुत लंबे पीरियड के लिए करना है तो कुछ केमिकल ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से इसका फाइनली स्टोर कर देंगे। क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर में एनिमल्स भी आते हैं, उनका भी कल्टीवेशन है, अभी तक हम सिर्फ प्लांट का पढ़ रहे हैं। तो एनिमल्स इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि एनिमल्स जो हैं वो हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? हमें इनसे मिल्क मिलता है, एग मिलता है और मीट मिलता है एनिमल से, और हमें मिलता है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो हनी है ना। हनी में बहुत सारी अच्छी जो है क्वालिटीज़ होती हैं। तो हमें एनिमल्स को भी इतना ही प्रोटेक्ट करना है, उनको भी, उनके भी न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है और उनके भी लिए प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। बहुत बड़े लार्ज स्केल्स पे अगर हम एनिमल्स को कल्टिवेट करते हैं, उनको कल्चर करते हैं, उनको रखते हैं, उनका रख रखाव, उनका मैनेज, ये सब कहा जाता है एनिमल हस्बेंड्री। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट जो भी हमारा होगा वो इस चैप्टर से जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे मल्टीपल चॉइस के, क्योंकि आपके पास जो एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं वो सिर्फ मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे। तो इससे रिलेटेड हमने 2 लेक्चर में इसको कंप्लीट किया है। तो थर्ड जो लेक्चर होगा यानी कल जो होगा वो इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो आप बच्चे लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर एंट्रेंस निकालना चाहते हैं तो मेहनत से पढ़ना है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, बस पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।